नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य विद एबी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हिंदी कहानी यूनिट 7 की श्रृंखला चल रही है, जिसमें आज यह हमारी 9वीं कहानी है, जिसका शीर्षक है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। इसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था और इन्होंने यह कहानी 1907 ईस्वी में लिखी, जिसका प्रकाशन 1908 ईस्वी में सोजे वतन कहानी संग्रह में हुआ। इस कहानी को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद के बारे में कुछ बातें। प्रेमचंद का नाम उनके पिता ने धनपत राय रखा था, जबकि उनके ताऊ ने नवाब राय रखा था। उनका विवाह एक बाल विधवा शिवरानी देवी से हुआ था। इनके एक मित्र थे मुंशी दया नारायण निगम, जिनके सुझाव पर इन्होंने अपना छद्म नाम प्रेमचंद रखा। ये जो आज की कहानी है दुनिया का अनमोल रतन, ये जो है इनके उर्दू कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। सामान्यतः दुनिया के अनमोल रतन को ही उनकी प्रथम उर्दू कहानी माना जाता है, जबकि प्रेमचंद के नाम से उनकी पहली कहानी है बड़े घर की बेटी, जो कि उर्दू मासिक पत्रिका ज़माना में दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई थी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखने वाले बच्चन सिंह ने पंच परमेश्वर को उनकी पहली हिंदी कहानी माना है। प्रेमचंद का एक कथन है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। तो यह कथन आप याद रख सकते हैं। और इनकी अंतिम कहानी माना जाता है कफन को। कफन, जिसमें प्रेमचंद के यथार्थवाद का सर्वोच्च स्तर हमें दिखाई पड़ता है। प्रेमचंद की जो शुरुआती कहानियाँ थी वो आदर्शवाद से प्रेरित थी, जबकि अंत तक आते आते उनकी कहानियों में यथार्थवाद का हमें चरम स्तर दिखाई देता है। चूँकि प्रेमचंद जी एक प्रमुख कहानीकार हैं, इसलिए हम प्रेमचंद के कुछ मुख्य कहानी संग्रह को देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर उनके प्रमुख कहानी संग्रह और उनके प्रकाशन वर्ष दिए गए हैं, जो कि कुछ इस तरह से हैं। देखिए, प्रेमचंद के नाम में प्रेम आता है, तो इनकी बहुत सारी कहानी संग्रह जो है प्रेम से शुरू हुई है, जैसे प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रसून। तो इस तरह से जितने भी ऐसे कहानी संग्रह का नाम है वो आप ऐसे मान के चलिए कि ये प्रेमचंद जी ने लिखे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इनके दूसरे कहानी संग्रह की बात करें तो सप्त सरोज, नवनिधि, सप्त सुमन, कफन, ये है इनके कहानी संग्रह। कफन तो इनकी अंतिम कहानी संग्रह है, तो आपको याद रहनी ही चाहिए। और इसके अलावा जो सप्त सरोज और सप्त सुमन है, तो इसमें देखिए क्या आ रहा है, 5 फूल। तो इसमें ना सप्त, 9, 5, तो ये अंक जो है आ रहे हैं, तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। प्रेमचंद के कहानी संग्रह में एक तो आप प्रेम उपसर्गों को याद रख सकते हैं, दूसरा याद रख सकते हैं अंक वाले उपसर्ग, जैसे सप्त, 9, 5, है ना। तो इस तरह से ये प्रेमचंद के कहानी संग्रह हो गए। और इनका प्रकाशन वर्ष कैसे याद रखेंगे, 1917 से शुरू करिए जो 36 तक जाएगा, है ना। तो 17 में 2 चीज़ें प्रकाशित हुई हैं, सप्त सरोज और नवनिधि। और सबसे अंतिम में प्रकाशित हुई है कफन, 1936 ईस्वी। तो ये प्रारंभिक और अंतिम, ये तो आपको याद रहनी ही चाहिए। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं प्रेमचंद द्वारा रचित प्रमुख कहानियों की। तो इनके प्रमुख कहानियों में सबसे पहली है बड़े घर की बेटी, जो 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई। फिर है नमक का दरोगा, फिर सौत, फिर पंच परमेश्वर। तो ये शुरुआती 4 तो आपको याद रहनी ही चाहिए, और साथ ही इनका क्रम भी याद रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए प्रथम 4 तो याद रखिए आप कि बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, सौत और पंच परमेश्वर। इसके बाद आप अंतिम 4 भी याद रखिए, रियासत का दीवान, नशा, बड़े भाई साहब और कफन। तो और इसमें जो आपके पाठ्यक्रम में है वो भी आप याद रख सकते हैं, जैसे ईदगाह। इसके अलावा प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों में है बूढ़ी काकी, 1921 ईस्वी,
परीक्षा 1923, फिर है शतरंज के खिलाड़ी 1925, सुजान भगत 1927, फिर अलग्योझा 1929, पूस की रात 1930, सदगति 1930, दो बैलों की कथा 1931, फिर ईदगाह 1933, गुल्ली डंडा 1933, दूध का दाम 1934। तो ये हैं आपके प्रेमचंद की प्रमुख कहानियाँ जिसे आप एग्ज़ाम के लिए याद रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आज की हमारी कहानी की, जिसका शीर्षक है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। यह कहानी सोजे वतन कहानी संग्रह में 1908 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जो कि ज़माना पत्रिका में छपी। प्रेमचंद के इस कहानी संग्रह को ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह का आरोप लगा करके जब्त कर लिया था, यानी बैन कर लिया था। और इसका कारण क्या था? क्योंकि यह जो है देशभक्ति की भावना से प्रेरित थी और इसमें आप जो है प्रेमचंद के देश प्रेम को देख सकते हैं। इस कहानी की विषय वस्तु है कि इसमें बताया गया है कि एक रूप की मल्लिका है, यानी बहुत सुंदर स्त्री है जिसका नाम दिलफरेब है। तो उसका एक प्रेमी है जिसका नाम दिलफिगार है। तो इस तरह से इनकी एक किस्से नुमा कहानी है जो कि अरबी किस्से कहानियों से प्रेरित लगती है। और इस कहानी के अंत में प्रेमचंद ने देश प्रेम की भावना को उजागर किया है। इसमें प्रेम के आदर्श स्वरूप और पवित्रता का चित्रण है। इसमें जो राजकुमारी रहती हैं दिलफरेब, यानी जो मल्लिका रहती हैं, वो जो है दिलफिगार से कहती है दुनिया के सबसे अनमोल रतन को आप ढूंढ के लाओ, अगर आप लाएंगे तो फिर मैं आपको अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। तो इस तरह से वो जो दिलफिगार रहता है वो 3 बार प्रयास करता है और तीसरे बार में सफल होता है। पहले बार में वो जो है पवित्र आंसू लेकर के आता है, दूसरे बार में सती के चिता की राख लेकर के आता है और तीसरी बार में देश की सेवा में कुर्बान सिपाही के खून का आखिरी कतरा ले आता है। तो चलिए अब देख लेते हैं इस कहानी के पात्रों को। तो इस कहानी के पात्रों में है मिनोसवाद, जो कि इटली का एक शहर है, उसकी मल्लिका है दिलफरेब और इसका जो प्रेमी है वो है दिलफिगार। इसके अलावा काला चोर, जो कि गौण पात्रों में शामिल है, एक बुज़ुर्ग है, एक सिपाही है, एक युवती है और उसका एक मृत पति है। तो कहानी का कथानक कुछ इस तरह से है कि इस कहानी में एक सच्चे प्रेमी को बताया गया है जो कि अपनी प्रेमिका को अपने रूप रंग से नहीं बल्कि अपने कुछ कर गुजरने के जज्बे से अपनी ओर आकर्षित करता है। इस कहानी की नायिका दिलफरेब है, जिसे बहुत ही खूबसूरत स्त्री बताया गया है और यह दिलफिगार से कहती है कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। अगर तुझे वह चीज़ न मिली तो इधर रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूँगी। तो इस तरह दिलफिगार जो है दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेने के लिए यात्रा पर निकल पड़ता है। वह सोचता है कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज़ क्या होगी। तो इस तरह वो हैरान परेशान होकर बहुत दिनों तक भटकते रहता है। फिर भटकते भटकते वो एक मैदान में जा पहुंचता है जहाँ पर बहुत भीड़ जमा हो रखी होती है और एक कैदी को फांसी होने वाली होती है। तो उस कैदी को जब फांसी दी जा रही होती है तो उसके पहले वह अपनी अंतिम इच्छा जाहिर करता है, क्योंकि उस कैदी को भीड़ में एक अनजान बच्चा खेलता हुआ दिख जाता है, जिससे उस कैदी को अपने बचपन की याद आ जाती है, जिसके कारण से वह उसके पास जाता है और उसके आँखों से आंसू की बूंदें जो है टपक पड़ती है। तो दिलफिगार को लगता है कि यही जो है सबसे अनमोल है, क्योंकि यह कैदी जिसने इतने सारे हत्याएं की है और एक बार भी इसके आँखों से आंसू नहीं निकले, उसके आँखों से निकला हुआ यह आंसू जो है बेहद कीमती है। तो इसको लेकर वह बहुत ही संशय के साथ
दिलफरेब के पास जाता है और उसे वह चीज़ दिखाता है, लेकिन दिलफरेब क्या करती है, उसे अस्वीकार कर देती है। लेकिन फिर भी वह उसके कोशिश की तारीफ़ करती है और बोलती है कि जाओ तुम पुनः प्रयास करो। तो फिर दूसरे बार में दिलफिगार को एक सती होती हुई स्त्री दिखती है जिसने 16 श्रृंगार किए होते हैं और उसकी गोद में उसके पति का सर होता है। तो वे दोनों जो है चिता में जलकर राख हो जाते हैं। तो दिलफिगार को लगता है कि यह राख ही दुनिया में सबसे अनमोल है और सच्चे प्रेम की निशानी है। तो इस तरह वह उसको लेकर के जाता है, लेकिन इस बार भी दिलफरेब जो है अस्वीकार कर देती है और कहती है कि यह दुनिया का सबसे अनमोल रत्न नहीं है। तो इस तरह दिलफिगार जो है बहुत ही मायूस हो जाता है और आत्महत्या करने के लिए पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है। तभी उसे एक बुजुर्ग दिखाई देता है जो उसको आत्महत्या करने से रोकता है और उसकी हौसला अफजाई करता है और कहता है कि तू जो है अपने इरादे जो है मजबूत रख, ऐसे हिम्मत मत हार। साथ ही वह कहता है कि पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान, तू वहाँ जा और तेरी आरज़ू ज़रूर पूरी होगी। तो इस तरह से दिलफिगार जो है हिंदुस्तान पहुँचता है। तो वहाँ वह लड़ाई के मैदान में देखता है कि कई सारी लाशें जो है पड़ी हुई है। वहाँ एक राजपूत सिपाही उसको मिलता है जो मृत्यु शैया पर रहता है, जिसके प्राण जो है बाकी थे किंतु वह मरने वाला होता है। तो वह सिपाही जो है अपने आप को इस भारत भूमि का, भारत माँ का बेटा बतलाता है और बोलता है कि मैं भारत का सच्चा सपूत हूँ। वह कहता है कि हमसे हमारी ज़मीन जो है छीन ली गई है और हम जो है अपनी मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यही 2 अंगुल ज़मीन है जो मेरे पास अभी बाकी रह गई है और सिवाय मौत के इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। साथ ही वह कहता है कि तुम यहाँ ऐसे वक्त में आए हो जब हम तुम्हारा आतिथ्य सत्कार भी करने के योग्य अभी नहीं हैं, क्योंकि हम अभी बेवतन हैं। गुलामी की ज़िंदगी जीने से अच्छा है मर जाना। जब वह सिपाही जो है मरने वाला होता है तब वह अंत में कहता है भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा जो है निकल पड़ता है, जो कि सच्चे देश प्रेम को दर्शाता है। तो उस खून के कतरे को देखकर दिलफिगार सोचता है कि इस दुनिया में इस खून के कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ और कोई नहीं हो सकती। तो इसको वह लेकर के दिलफरेब के पास चले जाता है और तब दिलफरेब जो है उठकर खड़ी हो जाती है और एक रत्न जड़ित मंजूसा मंगवाकर उसमें से एक तख्ती निकालती है जिस पर लिखा होता है कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। इस तरह दिलफरेब जो है दिलफिगार को अपना मालिक स्वीकार करती है और इस बिंदु पर यह कहानी जो है समाप्त हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की यह क्लास ज़रूर समझ में आई होगी, और यदि फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस कहानी के नोट्स जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको हमारी क्लासेस जो है पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे आपके लिए और अच्छे वीडियो लेक्चर्स बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। साथ ही यदि आप में से कोई इंस्टाग्राम चैनल पर है तो हिंदी विथ एबी चैनल है, उसे ज़रूर ज्वाइन करें और मुझे मैसेज के माध्यम से अपनी राय भेजते रहें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।